नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए तैयार होंगे, है ना। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है किस पे? सोमवंश या पांडु वंश में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शरभपुरी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा वीडियो होगा सोम या पांडु वंश। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं? सोम या पांडु, सोम या पांडु डायनेस्टी या सोम या पांडु वंश हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या थे? वास्तव में सोमवंशी ही थे। स्टार्टिंग में ओरिजिनली हम देखेंगे तो क्या थे? ये सोमवंशी ही थे। इनका उल्लेख जो है प्रशस्तियों में, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है, प्रशस्ति है, उसमें सोमवंश संभव, शशि वंश संभूतम, सीताशुवंश, विमलांबरम, पूर्णचंद्र आदि ऐसे नाम से मतलब इसको बताया गया है। इस प्रकार इनका उल्लेख मिला है। तो इसका क्या मतलब है? जो मैंने बोला, इसका मतलब है कि इन्होंने अपने आप को शशिकुल, शशिवंश, सोमवंश, सीताशुवंश या फिर शशधरान्वय ऐसे नाम से संबोधित किया है। तो इससे हमको पता चलता है कि सोम और पांडु क्या हैं? एक ही हैं। एक समय के बाद में किसी राजा ने क्या किया था? सोमवंशी ना कहकर अपने आप को पांडुवंशी कहना स्टार्ट कर दिया था। तो किसी किसी जगह में जो पांडुवंशी राजा है, उन्होंने पांडु ना कह के अपने आप को सोमवंशी कहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। ये जो वंश है, पांडु वंश जो है, ये जो पांडु वंश के बारे में बात हो रही है, ये क्या है? 5th सेंचुरी के आसपास छत्तीसगढ़ में रूल कर रहे थे। आगे हम इसे देखेंगे। तो जनरली हमने क्या देखा है कि जो सोमवंशी है वो 4 टाइप्स के या 4 एरियाज में, जो सोमवंशी हैं ये 4 एरियाज में, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ये हमारा प्यारा सिरपुर का फोटो है यहाँ पर, है ना। छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में 4 पार्ट्स में कौन कौन से? ये मैकल पर्वत श्रेणी। इन्होंने बोला कि भाई हम मैकल पर्वत श्रेणी में रहते हैं तो हम कौन है? मैकल के सोमवंशी कहलाए। ठीक। उड़ीसा साइड, ये उड़ीसा साइड, ये भी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो इन्होंने अपने आप को बोल दिया उड़ीसा के सोमवंश। क्या बोल दिया? उड़ीसा के सोमवंश कह दिया। उसके बाद सिरपुर एरिया में रहने वाले लोगों ने 5th सेंचुरी के आसपास अपने आप को कह दिया सिरपुर के पांडुवंश। देखिए, अभी तक ये लोग अपने आप को सोमवंश कह रहे हैं, अब सिरपुर वाले ने कह दिया अपने आप को पांडुवंशी। ठीक। अब कांकेर में भी जो रूलर्स थे, इन्होंने अपने आप को बोल दिया कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश, कांकेर सोमवंश। तो ये 4 टाइप के जो रूलिंग डायनेस्टी है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा प्यारा सिरपुर है, देख लीजिए फोटो सिरपुर का। ठीक, चलिए। कलिंग का सोमवंश, कलिंग डायनेस्टी या कलिंग सोम डायनेस्टी है। ये जनरली 9th से 11th सेंचुरी के बीच में रूल करते थे और इनके जो संस्थापक थे कौन थे? शिवगुप्त थे। अब देखिए, इन्होंने जो सोमवंश है, इन्होंने सोमवंशियों ने अपने आप को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से वंश ने अपने आप को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि से नवाजा है। ठीक है। तो ये कौन है? सोमवंशी है। इन सोमवंशी, कौन से सोमवंशी? कलिंग मतलब उड़ीसा साइड वाले सोमवंशी, है ना। तो इनका जो प्रथम शासक था, फर्स्ट रूलर था, कौन था? शिवगुप्त था। शिवगुप्त के बाद में कौन आए? महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय। ये इंपॉर्टेंट, आपको नाम लर्न करने की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। बस ये याद रखना कि त्रिकलिंगाधिपति इसमें इंपॉर्टेंट है ना। तो जब सबसे पहला रूलर आया शिवगुप्त, उसके बाद कौन आया? महाभवगुप्त प्रथम। यही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्या है? देखिए, महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, इन्होंने अपने आप को सबसे पहले त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि क्या होती है कि इन्होंने क्या बोला कि भाई हम कलिंग को भी जीत चुके हैं, कोसल और उत्कल, ये तीनों एरिया को हमने जीता हुआ है ना। त्रि मतलब 3, तो तीनों एरिया को जीता हुआ है, 3 लोगों को जीता हुआ है, इसलिए हमने उपाधि धारण कर ली क्या? त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है। तो इन्होंने इसलिए सबसे पहले, किसने? महाभवगुप्त जन्मेजय ने सबसे पहले क्या किया था? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और दूसरा उपाधि क्या था इनका? कौशलेंद्र था। क्या था? कौशलेंद्र था। इन्हीं महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय के काल में हमको क्या देखने को मिलता है? इनकी जो राजमुद्रा है, ये क्या थी? गजलक्ष्मी थी। और गजलक्ष्मी किसकी थी? शरभपुरी। हमने देखा ना, शरभपुरी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि शरभपुरियों की भी क्या थी? राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी। तो उन्हीं के ही समान गजलक्ष्मी हमको किस में देखने को मिलता है? कलिंग के सोमवंश में हमको गजलक्ष्मी राजमुद्रा में देखने को मिलता है। इनका जो ताम्रपत्र है, इंस्क्रिप्शन है, कहाँ से मिला है हमको? सुवर्णपुर। पुराने ज़माने में सुवर्णपुर मतलब सोनपुर के किनारे हमको मिला है ताम्रपत्र। और इनका जो अभिलेख है कहाँ से मिला है? मुर्सिमा
और आराम से मिला है। ठीक है, किसका? महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय का। अब हम आगे देखते हैं, जब महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय के जो वंशज हैं कौन है? महाशिवगुप्त प्रथम ययाति और विचित्रवीर्य अभिमन्यु, ये दोनों हैं। ठीक, अब महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, देखो ये प्रथम है, तो इन्होंने क्या किया था, एज अ जैसे हम सरनेम अपना लगाते हैं ना, वैसे ही टाइप का ये अपना लगाते थे। भवगुप्त हुआ, फिर शिवगुप्त हुआ, भवगुप्त हुआ, अल्टरनेट हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा भवगुप्त है ना, उसके बाद उनका जो बेटा आया कौन हुआ? शिवगुप्त है। अब शिवगुप्त प्रथम का जो बेटा था कौन हो गया? महाशिवगुप्त द्वितीय, महाभवगुप्त और इंद्ररथ, ये हमको तीनों देखने को मिलते हैं। कौन था? शिवगुप्त, भवगुप्त और शिवगुप्त द्वितीय, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जनरली इनका आप नेम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक है ययाति, दूसरा है धर्मरथ, महाभवगुप्त का नाम था नहुष और ये था इंद्ररथ है। ठीक, अब देखिए ये जो विचित्र वीर्य है ये अभिमन्यु थे। इनके बाद कौन आया? अभिमन्यु। फिर आए कौन? महाशिवगुप्त तृतीय। अब पहले ही हमने देख लिया था भैया, प्रथम द्वितीय तृतीय, यहाँ पर ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया। अब महाशिवगुप्त, देखिए महाशिवगुप्त, शिवगुप्त प्रथम, यहाँ पर महाशिवगुप्त द्वितीय। अब कौन आ गया? महाशिवगुप्त तृतीय। चंडीहर ययाति इनका नाम था। ये कहाँ से पता चलता है हमको? मारा मंजूर शिलालेख से। तो मारांजमूर शिलालेख कहाँ से है? किसका है? महाशिवगुप्त तृतीय का है। फिर उसके बाद देखिए शिवगुप्त आ गया, शिवगुप्त के बाद में कौन आ गया? भवगुप्त फोर्थ आ गया, फोर्थ आ गया। थर्ड कहाँ पर है? थर्ड हमने कहाँ देखा? भवगुप्त थर्ड, ये देखिए भवगुप्त थर्ड, ये है ना। तो भवगुप्त थर्ड, ये है भवगुप्त फोर्थ। इन्हीं का नाम था क्या? उद्योत केसरी, उद्योत केसरी था। ये सब उड़ीसा वाले हैं, भुवनेश्वर से। हम भुवनेश्वर अभिलेख से हमको इनकी जानकारी मिलती है। किसकी? उद्योत केसरी की जानकारी हमको कहाँ से पता चलती है? उड़ीसा से पता चलती है, भुवनेश्वर अभिलेख से पता चलती है। फिर उसके बाद में आता है कौन? महाशिवगुप्त चतुर्थ, फोर्थ नंबर का। महाशिवगुप्त थर्ड हमने कहाँ देखा था? ये है थर्ड। ठीक, अल्टरनेट। अभी अपने दादाजी के जैसे शिवगुप्त चतुर्थ हो गया, फोर्थ नंबर का। इनका नाम था कौन? जन्मेजय, महाशिवगुप्त जन्मेजय। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा देखना, है ना। ये देखिए जन्मेजय। फिर उसके बाद में कौन आया? महाभवगुप्त, महाभवगुप्त फिफ्थ, इसका नाम था पुरंजय। और महाशिवगुप्त, देखिए भव शिव सब ऐसे ही हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है अगर आप देखेंगे तो। महाशिवगुप्त फिफ्थ, कर्ण, ये कौन था? अंतिम था, लास्ट रूलर था। कौन? महाशिवगुप्त पंच। हमारे लिए पूरा जो ये रूलर्स है इनका नाम लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। आपको बस जो मेन चीज़ें जाननी है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप बस इनको समझ लीजिए कि ये लोग भव शिव करके ये लोग अपना अल्टरनेट नेम ले रहे थे, है ना। मतलब जो देखो वो अपने दादाजी का ही नाम ले रहा था। शिवगुप्त है तो उनका बेटा हो गया भवगुप्त, भवगुप्त का बेटा फिर से लिया शिवगुप्त, शिवगुप्त का बेटा लिया फिर से भवगुप्त, ऐसा इन लोग चेंज कर रहे थे, है ना। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ क्या है? एक इनकी उपाधि है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। सबसे पहली बार महाभवगुप्त जन्मेजय ने लिया था। इनकी राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी, ठीक है। उसके बाद में महाभवगुप्त फोर्थ का नाम क्या था? उद्योत केसरी। तो उद्योत केसरी किस वंश से रिलेटेड हैं? तो उद्योत केसरी सोमवंशी हैं। ये हमको कैसे पता चलता है? भुवनेश्वर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है, ठीक। महाभवगुप्त प्रथम के जैसे ही महाशिवगुप्त फोर्थ जन्मेजय ने भी क्या किया था? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसकी त्रिकलिंगाधिपति, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें, कलिंग के सोमवंश में, ठीक। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इतना ही बस आपको याद करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोम डायनेस्टी ऑफ मैकल, मैकल के सोमवंश। मैकल पर्वत श्रेणी कवर्धा कोरबा साइड हम देखे हैं ना, वही मैकल के सोमवंशी हैं। तो मैकल के सोमवंशी 5th सेंचुरी के आसपास रूल कर रहे थे। इनकी जो कैपिटल थी अमरकंटक थी। क्या थी? अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ना अमरकंटक। और हम इसको शरभपुरी के समय भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनका जो फर्स्ट किंग था कौन था? जयबल था, वत्सबल। फिर हमने शरभपुरी के समय किसके बारे में पढ़ा था? इस भरतबल के बारे में पढ़ा था, जो कि किसके बेटे हैं? नागबल और इंद्र भट्टारिका के पुत्र हैं, बेटे हैं, जिनका शादी किससे हुआ था? लोक प्रकाशा से हुआ था, जो कि एक शरभपुरी है, वैष्णव वंशी थी, है ना। तो ये जो नागबल है इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब भरतबल से 2 पुत्र हुए थे, कौन? सूरबल और उदयन। हमको सूरबल के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? मल्हार ताम्रपत्र से। यहाँ से? मल्हार ताम्रपत्र से और बम्हनी से।
ठीक। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, इसको हम और डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम शराबपुरी में हमने देख लिया है कि इसका स्टोरी, ये भरत बल और लोक प्रकाशक का स्टोरी हमने देख लिया है ऑलरेडी, क्या कैसे हुआ था, है ना। उसके बाद में इन्हीं भरत बल, और देखिए ये शराबपुरी थी और ये भरत बल कौन था भरत बल? सोमवंशी था। तो इन दोनों अलग अलग वंशों का क्या हुआ था? मैरिज हो गया था, है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया था। तो इनसे 2 पुत्र हुए थे, तो सूरबल और दूसरा था उदयन। यही जो उदयन है, यही क्या किया था? पांडु वंश का आदि पुरुष कहलाता है। जनरली हमको जो सिरपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। पांडु वंशी लोग कहाँ रूल किए थे? सिरपुर में रूल किए थे। सूरबल का कहाँ मिलेगा हमको? मल्हार और बमनी ताम्रपत्र से देखने को मिलता है। इस मल्हार ताम्रपत्र में हमको इसका नाम क्या मिला है? उदीर्ण वैर्य मिला है, ठीक। और इन्होंने, सूरबल ने ही क्या किया था? हमको ये पता चलता है कि जयेश्वर भट्टारक मंदिर, ये जयेश्वर भट्टारक मंदिर जो देवरानी मंदिर है, कहाँ पर? तालागांव बिलासपुर में, है ना। तालागांव में आप लोगों ने घूम के देखा होगा, तालागांव बिलासपुर में जो फेमस देवरानी मंदिर है, इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है? जयेश्वर भट्टारक नाम है, ओल्ड नेम। अगर क्वेश्चन आ गया आपसे कि देवरानी मंदिर का प्राचीन नाम क्या है, तो जयेश्वर भट्टारक मंदिर है। इन्हीं मंदिर के लिए, इसी मंदिर के लिए सूरबल ने क्या किया था? ग्राम दान दिया था, गांव दान में दे दिया था। कौन से गांव को? तालागांव को। आप समझ सकते हैं, ये गांव दान में दे दिया था कि भैया आप हमारे लिए मंदिर बना दीजिए, आप पूजा करिए करके, ठीक। कौन? सूरबल ने। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा? सोमवंशी या पांडुवंशी। अभी हमने क्या देखा? उदयन था आदि पुरुष, है ना। अब उनके जो वंशज है वो सिरपुर में रूल कैसे किए, कैसे करते आ रहे हैं, वो हम देखते हैं। तो सिरपुर का जो पांडु वंश है, सिरपुर का जो पांडु वंश है, इन्होंने अमरकंटक को क्या क्या? सोम एरिया था, है ना। उस जमाने में क्या था इनका? सोम मतलब रूल करने वाला एरिया था। तो अमरकंटक का पुराना नाम, नर्मदा का क्या नाम दिया भैया? मैकल सूता नाम दिया। क्या? मैकल। मैकल पर्वत श्रेणी के पास में है, इसलिए मैकल सूता नाम दे दिया अमरकंटक को, ठीक। अब इनका जो आदि पुरुष था, कौन था? कौन था आदि पुरुष? उदयन था। उदयन से कौन हुआ? इंद्रबल हुआ। अब इंद्रबल से ही पूरा जो सिरपुर का स्टोरी है, पांडु डायनेस्टी है, उसका जो स्टोरी है वो पूरा स्टार्ट होता है, ठीक। इससे पहले हम थोड़ा सा वंशावली या सीरीज हम देखते हैं। देखिए, सोमवंश या पांडुवंश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 5th सेंचुरी में मैकल में सोमवंश लोग रूल कर रहे थे। अगर सीरीज हम देखेंगे तो 5वीं सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में कौन सा? मैकल के सोमवंशी यही लोग रूल कर रहे थे। उसके बाद दक्षिण कौशल के पांडुवंश 6th से 8th सेंचुरी में रूल करने लगे। कलिंग के सोमवंश जो हमने पहले ही देख लिया है वो 9th से 11th सेंचुरी में रूल कर रहे थे। और कांकेर के सोमवंशी 12th सेंचुरी में रूल कर रहे थे, ठीक है। अगर हम सेंचुरी में सीरीज वाइज देखें तो सबसे पहला है मैकल, फिर दक्षिण कौशल, फिर कलिंग, कांकेर। ये देखिए, ये मैकल के सोमवंश है, ये दक्षिण कौशल है, ये कलिंग है, ये कांकेर है, ठीक। ये दक्षिण कौशल है, ठीक है। तो ये सब कौन है? मैकल, कांकेर, सिरपुर और कलिंग के सोमवंशी कहलाते हैं। तो इनके जो ताम्रपत्र हैं, है ना, तीवरदेव इनमें से ही एक है। तो इसी तीवरदेव, कौन? महाशिव तीवरदेव। ये देखिए, आगे हम देखेंगे तो महाशिव तीवरदेव के ताम्रपत्रों से हमको पता चलता है। ये कहाँ से मिला है हमको? राजिम, बलौदा और बुंडा। कहाँ से? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ से मिला है? राजिम, बलौदा और बुंडा। ये तीवरदेव के ताम्रपत्र मिले हैं, हमको ये लर्न करना है। राजिम, बलौदा और बुंडा से तीवरदेव के ताम्रपत्र मिले हैं, जिससे हमको पता चलता है किसके बारे में? पांडुवंशी रूलर्स के बारे में, ठीक। अब इंद्रबल ने क्या किया था? शरभपुरी को मार के पांडुवंश की नींव रखी थी। शरभपुरी में हमने पढ़ा था, ठीक। तो इनके जो वंशज हुए कौन थे? नन्नराज, फिर ईशान देव और भवदेव रणकेशरी। इनका नाम क्या था? चिंतादुर्ग भी था। तो नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र हुए थे। देखिए, 2 पुत्र बोलने को है, लेकिन ये जो महाशिव तीवरदेव है, इनके जो नन्नराज के जो पुत्र थे, मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, है ना। तो बहुत सालों तक के बच्चा नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया था? महाशिव तीवरदेव को गोद ले लिया था। फिर ये थोड़े से बड़े हुए, बड़े होने के बाद में अचानक से नन्नराज का क्या हुआ? पुत्र हो गया। कौन था वो? चंद्रगुप्त हुआ, ठीक। अब महाशिव तीवरदेव के वंशज कौन बने? नन्नदेव बने। और चंद्रगुप्त के वंशज कौन बने? हर्षगुप्त थे। कौन है? हर्षगुप्त थे। अब देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईशान देव के बारे में। ईशान देव नन्नराज के भाई हैं,
ठीक है, इंद्रबल के बेटे हैं। तो इसी ईशान देव के बारे में खरौद शिलालेख से हमको पता चलता है। खरौद लखनेश्वर मंदिर, जो लाखाचौर मंदिर है ना खरौद में, वो क्या लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर, लाखाचौर मंदिर लक्ष्मणेश्वर मंदिर ईशान देव के नाम से ही बनाया गया है। कहाँ पर? खरौद में बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खरौद मंदिर, लखनेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ईशान देव द्वारा बनाया गया है, जो कि एक पांडु वंशी शासक था। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद में जब ये खराब हो गया, मतलब ढह गया या कुछ खराब हो गया उसका जो बिल्डिंग है, तो इनका जो रेनोवेशन है किसने कराया था? गंगाधर राव ने कराया था। किसने कराया था? गंगाधर राव। ये गंगाधर राव कौन है? ये सेनापति है। किस, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये रत्नदेव तृतीय का है। किसका है? रत्नदेव तृतीय का सेनापति है गंगाधर राव ने। तो गंगाधर राव ने किसका रिनोवेशन किया था? लाखाचौर मंदिर, जो कि कहाँ पर है? खरौद में है, जो ईशान देव द्वारा बनाया गया था, उसका रिनोवेशन किया था रत्नदेव तृतीय के सेनापति। रत्नदेव तृतीय नहीं, इनके सेनापति ने, किसने? गंगाधर राव ने रेनोवेट किया था। ठीक है, भांडक शिलालेख से, भांडक महाराष्ट्र में आता है, तो भांडक शिलालेख से हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? भवदेव रणकेसरी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखिए, जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ, इस चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ कौन था? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का विवाह हुआ था वाष्टा देवी से, है ना, वाष्टा देवी से शादी हुआ, तो उनके फिर पुत्र हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन और रणकेसरी, और महाशिवगुप्त बालार्जुन के पुत्र बने कौन? शिवनंदी। ठीक, अब इसका थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। देखिए, सिरपुर के पांडु वंश, पांडु डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ है, तो इसका बेसिक सामान्य जानकारी जो हम देखते हैं वो क्या है? देखिए, इनका जो ताम्रपत्र है हमको किस में देखने को मिलेगा? पेटिका शीर्षलिपि में देखने को मिलता है। इनके जो शिलालेख है, पत्थरों में जो इन्होंने लेख लिखे हैं, वो कौन सी लिपि में है? कीलाक्षर लिपि में है। ठीक, उसके बाद सिरपुर की जो राजधानी, सिरपुर का जो पुराना नाम था, उसका नाम क्या हमको देखने को मिलता है? चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर किसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम है? तो सिरपुर का। उपाधि इन्होंने धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। देखते हैं उदयन। तो जो उदयन था, क्या था? प्रथम शासक था। ये हमको कैसे पता चलता है? कालिंजर शिलालेख से। कालिंजर शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? उदयन की जानकारी मिलती है, जो कि था प्रथम शासक। किसका? सिरपुर के पांडु वंश का। इन्होंने क्या किया था? भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था भद्रेश्वर शिव मंदिर का। ठीक, फिर उसके बाद कौन आते हैं? इंद्रबल। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, ये भद्रेश्वर शिव मंदिर कहाँ है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी मतलब कोई पूछे नहीं है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है इंद्रबल। इंद्रबल जो था, उन्होंने क्या किया था? ये सुदेव राज के सामंत थे और क्या थे? सर्वाधिकारी कर्ता तथा दूतक थे। कौन से पोस्ट पे थे? सर्वाधिकारी कर्ता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके थे ये? सुदेव राज के। फिर प्रवर राज द्वितीय की हत्या इन्होंने की, ये, और पांडु वंश को इस्टेब्लिश किया, यानी कि पांडु वंश की स्थापना की। किसकी हत्या करके? प्रवर राज द्वितीय। शरभपुर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये डील किया था कि प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है? इंद्रबल है। कौन है? देखिए, छत्तीसगढ़ का आदि पुरुष बोलेंगे तो कौन है? उदयन है। और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक बोलेंगे तो कौन आएगा? इंद्रबल आएगा। ठीक, इसके बाद बिलासपुर में इनका इंद्रबल का क्या मिला है? मलगा ताम्रपत्र मिला है, और इन्होंने क्या बसाया है? इंद्रपुर नगर बसाया है। उस जमाने में क्या था? ये जो खरौद था, खरौद जो हमने जो देखा, खरौद कहाँ पर है? शिवरी नारायण के पास खरौद है ना, वहाँ पर। तो खरौद का पुराना नाम क्या था? इंद्रपुर था। तो इन्होंने अपने नाम से, इंद्र के नाम से इंद्रपुर नगर बसाया था, जो अभी क्या है? खरौद है। ठीक, फिर उसके बाद कौन आए? नन्नराज प्रथम आए। नन्नराज प्रथम जो थे वो क्या थे? शैव धर्म के उपासक थे। अभी मैंने बताया जब इनके पुत्र या कोई वंश नहीं हो रहा था तब क्या हुआ था? इन्होंने तीवर देव को गोद लिया था। तीवर देव को गोद लेने के कुछ सालों बाद ही इनका पुत्र हुआ कौन? चंद्रगुप्त इनका पुत्र हुआ, इनका बेटा हुआ, है ना, इनका वंशधर हुआ। फिर उसके बाद में हमें क्या पता चलता है? ये क्या थे? जो ईशान देव थे, है ना, ईशान देव क्या था? ईशान देव और भवदेव, ये कौन थे? इनके दोनों भाई थे, है ना। नन्नराज प्रथम के भाई कौन थे? ईशान देव और भवदेव रणकेसरी। तो इन्होंने, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, तो इन्होंने इन दोनों को क्या नियुक्त किया था? मंडलाधिपति
मंडलाधिपति मंडलाधिपति के रूप में इनकी नियुक्ति की थी। किसने? नन्नराज प्रथम ने। फिर इनके बाद कौन आता है? भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी का दूसरा नाम क्या है? चिंतादुर्ग भी इसे किसी किसी जगह पर कहा गया है। चिंतादुर्ग किसका नाम है? भवदेव रणकेसरी का। ये क्या थे? नन्नदेव का सामंत के रूप में काम करता था। और चांदा जिले, चांदा कहाँ पर आता है? अभी महाराष्ट्र, एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में आता है। तो चांदा जिले में ये शासन करते थे और इन्होंने सूर्य घोष बौद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार यानी कि रेनोवेशन करवाया था। रिनोवेशन किसने कराया था? सूर्य घोष बौद्ध मंदिर का जो रिनोवेशन है वो किसने? भवदेव रणकेसरी ने करवाया था। ठीक, ये कैसे पता चलता है हमको? ये भांदक शिलालेख से जानकारी मिलती है। भव से भांदक, याद रखना। ये भी भांदक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, नागपुर के आगे ही है। ठीक है, भवदेव रणकेसरी की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? भांदक शिलालेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने चांदा, इसी के भांदक के पास में ही है चांदा, तो चांदा जिले में इन्होंने शासन किया था। फिर इसमें रूलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कौन? महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव, ऐसा बोला जाता है अभिलेखों में कि इन्होंने सकल कौशलाधिपति और राजमुद्रा में कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इनको महाशिव तिवरदेव को किसमें? अभिलेख में बोलेंगे तो सकल कौशलाधिपति है। ठीक, इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड हो गया है, क्या? सकल। अभिलेख में इनको सकल कौशलाधिपति बोल दिए और राजमुद्रा में कौशलाधिपति सकल हटा दिए गए। ठीक, तो ये कौशलाधिपति राजमुद्रा में कहे गए। ये क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी। देखो, किसी किसी बुक में क्या लिखा गया है कि जो ऑथेंटिक बुक है, किसी बुक में लिखा गया है कि ये वैष्णव धर्म के नहीं थे और ये क्या थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जो PSC ने आंसर लिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या मान के चलेंगे कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, हम क्या मानेंगे कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके जो 3 ताम्रपत्र मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ताम्रपत्र, ये 3 ताम्रपत्र जो है इंस्क्रिप्शन है वो हमको कहाँ से देखने को मिलता है? फर्स्ट है राजिम, जो इनके 7th ईयर, जो शासन जो रूल कर रहे थे उसके 7th ईयर में इन्होंने जारी किया था। राजिम, बलौदा और बोंडा, सबसे स्टार्टिंग में हमने डील किया था ना। तो अपने 7th ईयर में राजिम से, 5th ईयर में बोंडा से और 9th ईयर में बलौदा से इन्होंने 3 ताम्रपत्र जारी किए थे। और इन तीनों ताम्रपत्र में इन्होंने गरुड़ का उत्कीर्ण करवाया था। मतलब जब हम ताम्रपत्र देखते हैं इनका तो हमको गरुड़ देखने को मिलेगा। और इस राजिम, देखिए इनकी जो जानकारी मिलती है हमको शिलालेख, आरंग के शिलालेख से भी मिलती है। देखो, हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, एक ताम्रपत्र पढ़ते हैं, ताम्रपत्र, और पढ़ते हैं अभिलेख या फिर शिलालेख पढ़ते हैं, है ना। तो जहाँ कहीं भी हम शिलालेख बोल देंगे तो ये स्टोन में इंस्क्राइब्ड रहता है ना, स्टोन में इन्होंने लिखे हुए होते हैं। जैसे ही मैं रायपुर से मुझे जाना है कहाँ पर? बिलासपुर जाना है ना। तो इन रायपुर से लेके बिलासपुर जाते तक के मुझे बीच में बहुत सारे विलेजेस पड़ेंगे, बहुत सारे प्लेसेस पड़ेंगे, है ना। तो हमको देखने को मिलता है क्या? पत्थर, जो रोड के किनारे पत्थर रहते हैं ना, वहाँ पर लिखे रहता है बिलासपुर अभी 45 किलोमीटर से, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 40 किलोमीटर से, या कोई गाँव आ जाता है तो वहाँ पर पता चलता है रतनपुर है, ऐसा करके जो पता चलता है ना 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो यही क्या होता है? शिलालेख। आज के ज़माने का क्या होता है? शिलालेख है कि हमको वहाँ से, उस शिलालेख से हमको क्या पता चलता है? डिस्टेंस पता चलता है। वैसे ही उस ज़माने में पत्थर, ऐसे बड़े बड़े पत्थर रोड के किनारे लगा के यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखे हुए होते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे लिखे हुए होते, तो उसको उन्होंने बोल दिया शिलालेख। और ताम्रपत्र बोलेंगे तो ताम्र मतलब होता है कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट क्या होता है? एक पट्टी रहती है, कॉपर की एक पट्टी रहती है, छोटे छोटे, है ना। तो उसमें ये लिखे हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं ताम्रपत्र। जब भी शिलालेख बोलेंगे तो याद रखना कि ये पत्थरों के बारे में बात हो रही है, और ताम्रपत्र बोलेंगे तो ये कॉपर के बारे में बात हो रही है। ये कॉपर प्लेट जैसा रहता है, पतला सा। अभी इमेज मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है, इमेज आपको दिखा दूंगी। तो ये होता है कॉपर प्लेट या ताम्रपत्र, और इसको कहते हैं शिलालेख। ठीक, तो ऐसे ही जो महाशिव तिवरदेव है, इनके 3 ताम्रपत्र हमको देखने को मिलते हैं, और जो आरंग के शिलालेख से महाशिव तिवरदेव की जानकारी मिलती है। अब देखिए, महाशिव तिवरदेव का काल इंपॉर्टेंट जो ईयर है, जो रूलिंग पीरियड है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों रह जाता है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि इन्हीं के समय को क्या कहते हैं? पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है। पांडु वंश का क्या कहते हैं? उत्कर्ष काल कहा जाता है। देखिए, इन्हीं के समय महाशिव तिवरदेव और ये माधव वर्मन क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। माधव वर्मन क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। तो जब माधव वर्मन ने महाशिव तिवरदेव पर अटैक किया तो ये क्या हो गए? पराजित हो गए। क्या हो गए? पराजित हो गए। फिर उनके बाद जो
ये थे माधव वर्मन जो थे, ये क्या थे, विष्णुकुंडी एरिया के थे और इन्होंने इनको महाशिव तिवरदेव को पराजित कर दिया था। अब इनके बाद कौन आए, नन्नराज द्वितीय। किसी किसी जगह पर ये नन्नराज द्वितीय को क्या कहा गया है, इनको बोला गया है महानन्नदेव कहा गया है, महानन्नदेव। ठीक, तो महानन्नदेव कहीं आ गया तो ये कौन है, नन्नराज द्वितीय ही है। तो इनका जो शक्ति ताम्रपत्र है, शक्ति जिला से, शक्ति से अड़भार से हमको एक ताम्रपत्र मिला है, वहाँ से हमको नन्नराज द्वितीय की जानकारी मिलती है। और इन्होंने ऐसा क्या पता चला है, इस ताम्रपत्र से हमको क्या पता चला है कि इन्होंने अपने आप को पांडुवंशी ना कह के, देखिए इनके पिताजी कौन थे, महाशिव तिवरदेव, ये अपने आप को क्या कहते थे, पांडुवंशी कहते थे। देखो इसलिए तो पांडुवंश का उत्कर्ष काल बोला गया है ना। तो इन्होंने पांडुवंश ना कह के इन्होंने अपने आप को क्या किया, सोमवंशी कहना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए सोमवंशी कहना स्टार्ट कर दिया। और ये क्या थे, ये भी परम वैष्णव थे, विष्णु भगवान को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को ज़्यादा मानते थे। और इन्होंने अपने आप को किसकी उपाधि दी, कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी इन्होंने। देखिए महाशिव तिवरदेव का बोलेंगे तो सकल कौशलाधिपति और कौशलाधिपति है। और इनके पुत्र महानन्नदेव या नन्नराज द्वितीय के बारे में बोलेंगे तो इन्होंने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसकी, कौशल मंडलाधिपति। ओके, अब इन्होंने क्या किया था, कोंतणी ग्राम दान में दिया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप याद रखिए कि इन्होंने सोमवंशी कहना स्टार्ट कर दिया था अपने आप को, और ये भी क्या थे, परम वैष्णव थे। फिर नन्नराज द्वितीय के बाद में कौन आए, चंद्रगुप्त आए। चंद्रगुप्त क्या थे, नन्नदेव के चाचा थे। ठीक है, ये किसमें पता चलता है कि नन्नदेव के चाचा थे, हमको जब हम सिरपुर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, लक्ष्मण मंदिर देखते हैं, सबसे फेमस है ना। तो इसी लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में हमको किसके बारे में जानकारी मिली है, चंद्रगुप्त का उल्लेख नन्नदेव के चाचा के रूप में हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में कौन आए रूल करने के लिए, हर्षगुप्त आए। हर्षगुप्त ने अपने आप को प्राक महेश्वर की उपाधि धारण दी थी। किसकी, प्राक महेश्वर। ये भी क्या है, एक तरीके का टाइटल है ना। ये अपने आप को बड़े बड़े टाइटल से इन लोग शो करते थे ताकि इनका जो पावर है वो सभी लोग जान पाए। अब इनका जो शादी हुआ किससे हुआ, रानी वाष्टा से हुआ। ये रानी जो वाष्टा थी मौखरी वंशी सूर्यवर्मा की पुत्री थी। मगध, मगध मतलब अभी के बिहार पटना साइड के, तो वहाँ के सूर्यवर्मा की बेटी थी कौन, रानी वाष्टा। इनसे इनका शादी हुआ था। इन्होंने ही, जब हम सिरपुर घूमने के लिए जाते हैं तो जो मंदिर देखते हैं लक्ष्मण मंदिर, उनका ही इन्होंने निर्माण करवाया था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई थी। हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी याद में किसने, रानी वाष्टा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया था लेकिन पूरा नहीं करवाया था। ये आप लोग याद रखेंगे, लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में किसी किसी में। ठीक, लेकिन इसको जो पुण्य है, इसको लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का जब निर्माण आधा अधूरा था तो उसको महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में पूरा किया गया। रानी वाष्टा ने स्टार्ट किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। इसको पूरा किसने करवाया था, किसके काल में हुआ था, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में हुआ था। ठीक, वैष्णव धर्म के ये भी क्या थे, अनुयायी थे। इसलिए इनके अंदर जब हम बोलते तो लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन जब हम अंदर में जाके दर्शन करेंगे तो हमको कौन देखने को मिलता है, विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान की प्रतिमा देखने को मिलती है। इनकी जो प्रशस्ति रचना है, प्रशस्ति रचना वो किसने की है, कवि ईशान ने की है। और शिलालेख रचना कौन किए हैं, कवि चिंता तुरंग जी। याद रखेंगे, कवि चिंता तुरंग जी और कवि ईशान। तो कवि ईशान किसके समय के थे, पांडुवंशी समय के थे। और ये क्या करते थे, प्रशस्ति रचना करते थे। जब कोई अच्छा काम होता था तो उनकी तारीफ में क्या लिखते थे, ये रचना करते थे। ठीक, हर्षगुप्त के समय में। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन का समय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हीं के समय में क्या हुआ था, स्वर्णकाल, छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता था। सबसे ज़्यादा फला फूला था सिरपुर, जो हमारा जगह है, सिरपुर है हमारा प्यारा सिरपुर। वहाँ हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। 95 से लेके 655 ईस्वी के बीच में महाशिवगुप्त बालार्जुन का क्या था, रोल करते थे, है ना। इन्होंने उपाधि धारण की थी किसकी, परम महेश्वर की। अब देखिए महेश्वर, हम नाम से ही पता चलता है कि किसका नाम है, शिव भगवान का नाम है परम महेश्वर। अभी तक क्या कर रहे थे लोग, सकल कौशलाधिपति, मंडलाधिपति, कौशलाधिपति, ऐसा टाइटल लेते थे, है ना। लेकिन जब महाशिवगुप्त, इनके नाम में ही है देखिए शिव, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये बालार्जुन क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये क्या थे, धनुर्विद्या में निपुण थे। मतलब धनुष चलाने में बहुत ही महान, मतलब
मतलब जो भी निशाना ये लगाते थे कोई भी चूकता नहीं था, है ना। धनुष विद्या में निपुण थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, महाशिवगुप्त बालार्जुन कहा गया। तो ये शिव, नाम में ही शिव है, तो इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण कर ली। और ये क्या थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। देखिए इससे पहले ही विष्णु भगवान का मंदिर बन रहा था, बाकी लोग सब वैष्णव धर्म अपनाए हुए थे, यानी कि वैष्णव के अनुयायी थे। लेकिन ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, इन्होंने शैव धर्म को अपनाया था। इनकी राजमुद्रा जब आप देखेंगे तो आपको बैठे हुए नदी की छवि देखने को दिखाई मिलती है, यानी कि एकदम स्टिल वाटर, सिरपुर में। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट, हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। सिरपुर में, सिरपुर ही एक ऐसा जगह है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि सिरपुर ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर हमको सभी धर्म का निर्माण देखने को मिलता है। जैसे कि शैव के 22 जो मंदिर है देखने को मिलते हैं, शिव के वैष्णव धर्म से 4 मंदिर देखने को मिलते हैं, बौद्ध से 10 जगह देखने को मिलते हैं, जैसे टीला हो गया, स्तूप हो गया, है ना। जैन धर्म मंदिर भी हमको 3 देखने को दिखाई पड़ते हैं। ये हमको हैंसोंग के यात्रा वृत्तांत से हमको पता चलता है कि सिरपुर ऐसा जगह है जहाँ पर हमको शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन और धर्म मंदिरों का निर्माण एक साथ देखने को मिलता है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, ये क्या थे, सेक्युलर थे। क्या थे ये, सेक्युलर थे। सेक्युलर इन द सेंस क्या बोलेंगे कि सभी धर्म को ये रिस्पेक्ट करते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं शिव भगवान को मान रहा हूँ तो बाकी धर्म का कोई भी उल्लेख नहीं करेगा, ऐसा नहीं था। सभी धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट देते थे, तभी तो इनका निर्माण हो पाया था, है ना। अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो कहाँ से निर्माण होता। ठीक, अब देखिए इनका जो ताम्रपत्र है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, 4 मिला है, 4। कौन कौन सी जगह से हमको देखने को मिला है, बारदुला, लोविया, मल्हार, बोंडा। इस बोंडा ताम्रपत्र में हमको पता चलता है कि मकर संक्रांति में ये लोग ग्राम दान देने की प्रथा करते थे। कौन, पांडुवंशी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्हीं महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल, क्योंकि सभी धर्म यहाँ पर इनके काल में क्या हुए थे, आगे बढ़े थे, फले फूले थे और मंदिरों का बहुत ही निर्माण हमको देखने को मिलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए अब इनका जो अभिलेख है हमको कहाँ से मिला है, सेनक पाठ से मिला है। इस अभिलेख में किसके बारे में, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनका जो अभिलेख है सेनक पाठ अभिलेख, इसमें किसकी जानकारी नहीं मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि किसकी किसकी जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है, ईशान, भास्कर, सुमंगल, चिंतातुरांग और कृष्णनंदिन। अब ये कृष्णनंदिन कौन है, ये देवदंडिन, कौन है, देवदंडिन का पुत्र था। देवदंडिन का पुत्र कौन था, कृष्णनंदिन है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन में कृष्णनंदिन ना देके देवदंडिन दे दिया था, तो उसका आंसर क्या होगा, कृष्णनंदिन था ना, देवदंडिन नहीं था। तो हमको अभिलेख में ईशान, भास्कर, सुमंगल, चिंतातुरांग और कृष्णनंदिन के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्या थे, इनके जो सामंत थे, फ्यूडिटरी थे, है ना, फ्यूडिटरी थे। फ्यूडिटरी की 3 पीढ़ी हमको देखने को मिलती है, 3 जनरेशन, 3 जनरेशन्स लोग इनके पूरे सेवा में लगे हुए थे। ठीक, इनके सामंत के। तो कौन कौन थे वो लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही आपको कहूँगी, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में, है ना। तो कौन कौन है ये 3 जनरेशन के लोग, शिव रक्षित, देव रक्षित, दुर्ग रक्षित। अब ये दुर्ग रक्षित कौन था, इनका समकालीन था। ठीक, देखो नाम में ही है, पूरे भगवान लोगों के ही नाम है, शिव देव है और दुर्गा माता से याद रखना। ठीक, पार्वती को दुर्गा भी कहते हैं ना, उनका ही तो एक रूप है। ठीक, शिव रक्षित, देव रक्षित और दुर्ग रक्षित समकालीन थे। अब ये जो देव रक्षित जो है, दुर्ग रक्षित जो है, अब ये जो दुर्ग रक्षित जो है, इनके समकालीन कौन कौन थे, हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश के थे, पुलकेशियन द्वितीय और विलासतुंग। ये हमको किससे जानकारी मिलती है, एहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, पुलकेशियन 2 का। ये एहोल इंस्क्रिप्शन किसका है, पुलकेशियन द्वितीय का है, पुलकेशियन सेकेंड के एहोल इंस्क्रिप्शन से हमको जानकारी मिलती है कि ये क्या थे, हर्षवर्धन, पुलकेशियन द्वितीय, विलासतुंग, ये किसके, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन थे। ठीक, अब जब
डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र और विष्णु सिंह ठाकुर ने जब एक्सकेवेशन किया, जब स्टडी किया, तो क्या मिला उनको? सिरपुर में 27 ताम्रपत्र इनको मिले हैं। और कॉइन्स कहाँ से मिला है? शक्ति बालपुर से गोल्ड के कॉइन्स मिले हैं। ये क्या थे? केसरी लेख युक्त गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। इसमें कुकुदमान वृषभ और त्रिशूल का चित्र पिक्चर हमको देखने को मिलता है। किसमें? कॉइन्स में। महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल कितना इंपॉर्टेंट है आप देख ही सकते हैं। ठीक, इन देखिए सिरपुर अभिलेख जब हम देखते हैं, सिरपुर अभिलेख किसका है? बुद्ध घोष का है। तो ये पता चलता है कि देखिए नाम में ही है जिन घोष और बुद्ध घोष। तो बुद्ध घोष के सिरपुर अभिलेख से हमको पता चलता है कि जिन घोष को इन्होंने महाशिवगुप्त बालार्जुन ने क्या किया था? ग्राम दान में दिया था। ग्राम दान की प्रथा शरभपुरी के समय से ही चलते आ रही थी। ये सब उनको फॉलो ही कर रहे हैं, है ना, यही हम देख सकते हैं। तो जिन घोष को इन्होंने ग्राम दान दिया था और इन्होंने मंदिर निर्माण करवाया था। किसका? गंधेश्वर महादेव मंदिर। इसका गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये सिरपुर में है। ये आर्ट एंड कल्चर में पूछता है क्वेश्चन। गंधेश्वर महादेव मंदिर है सिरपुर में। पलारी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। बालेश्वर नाम में ही है ना, बालार्जुन है तो बालेश्वर भट्टारक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और अंडल देव मंदिर खरौद में निर्माण करवाया था। ये चारों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब मंदिर निर्माण इंपॉर्टेंट है। गंधेश्वर महादेव सभी क्या है? शिव मंदिर है, कोई भी विष्णु मंदिर नहीं ना, सभी शिव मंदिर में आएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम जब देखते हैं तो कौन आते हैं? कांकेर के सोमवंश। अभी तक हमने क्या देखा? कलिंग के सोमवंश, मैकल के सोमवंश और पांडुवंश, सिरपुर के पांडुवंश देखे, है ना। ये भी एक प्रकार के क्या थे? सोमवंशी ही थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को पांडुवंशी कहना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए हम इनको पांडुवंशी कहते हैं। लास्ट में देखते हैं कांकेर के सोमवंश या सोमवंश ऑफ सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर। ये 12th से 14th सेंचुरी के बीच में थे, सबसे लास्ट ना, 12th से 14th सेंचुरी के बीच में रूल करते थे। ये हमको कैसे पता चलता है कि इन्होंने देखिए मैथिली रामचरण दास लिखित खैरागढ़ से ताम्रपत्र मिला हुआ है। कौन लिखा है? मैथिली रामचरण दास, पूछा नहीं गया है, लेकिन खैरागढ़ से जो ताम्रपत्र मिला है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, उससे हमको कांकेर के सोमवंशी की जानकारी मिलती है। और इन्होंने रतनपुर कलचुरी के मांडलिक के रूप में भी काम किया है। ठीक, अब इनके जो संस्थापक थे, कांकेर के सोमवंश के जो संस्थापक थे, कौन थे? सिंहराज थे। कांकेर के संस्थापक कौन थे? सिंहराज थे। फिर आए व्याघराज। गुरूर शिलालेख में क्या मिलता है? व्याघराज की जानकारी मिलती है, देवकूट में भी। फिर इनके बाद आए बोपदेव। अब इनके 3 पुत्र हुए, कर्णराज, कृष्णराज और सोमराज। सोमराज, कृष्णराज, कर्णराज। ठीक, दहनका पार ताम्रपत्र से सोमराज के पुत्र पंपराज, ये देखिए राज है पूरा, है ना, ये राज है, राज है। कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज और उनके बेटे हुए कौन? पंपराज। कृष्णराज के पुत्र जो हुए कौन थे? जयद्राज और उनके पुत्र थे सोमचंद्र। फिर आए भानुदेव। भानुदेव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कांकेर के शिलालेख से पता चलता है हमको। कांकेर शिलालेख से किसके बारे में पता चलता है? भानुदेव के बारे में जानकारी मिलती है। कांकेर शिलालेख से भानुदेव के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? यही कि इन्होंने 3 मंदिर, 1 भवन, 2 तालाब निर्माण का उल्लेख हुआ है कि जो भानुदेव है उन्होंने 3 मंदिर, 1 भवन और 2 तालाब का निर्माण करवाया था। डिटेल पता नहीं चलता है कि कौन सा तालाब, कौन सा भवन, कौन सा मंदिर है ना, कि बस इतना है कि इन्होंने कांकेर में, शिलालेख में ये पता चला है कि कांकेर में इन चीज़ों का निर्माण करवाया था। ओके, तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमने आज पूरा सोम डायनेस्टी, सोमवंशी पूरे चारों जो है उसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी जल्द आएगा, तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। एक जो वंश है उसको हम एक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो पाए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा, सॉरी फॉर द लेट, कुछ रीज़न से जिनकी वजह से मैं जल्दी वीडियो नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब वीडियो टाइम पर आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा होगा, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो लेक्चर लेके आती हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी डिमोटिवेशन होगा, है ना। लेकिन कई लोग हैं जो इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। थैंक यू।